हाय फ्रेंड्स, फिर से मैं वापस आ गया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ के पार्ट 2 में। तो ये जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है ये आपके आरबीआई ग्रेड बी जो कि अपकमिंग है एंड आईएफएससीए का एग्ज़ाम जो कि बहुत जल्दी नोटिफाई हो सकता है। एग्ज़ाम कब होगा? सो ये दोनों एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आईएक्सएमबी। सबसे पहला सवाल हम जो देखेंगे, इन इंडिया निफ्टी एंड सेंसेक्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो आपका काम क्या है? आपका काम यहाँ पे ये है कि आप इस वीडियो को इसको यहाँ पे पॉज करो और ट्राई करो कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है डू नॉट वरी, क्योंकि मैं तो आगे स्लाइड पे बता ही दूंगा इसका आंसर क्या है अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलो अब इसके आंसर को देखेंगे। इसका आंसर जो है ना ये होता है फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन। तो निफ्टी क्या है? निफ्टी एक्चुअली 50 स्टॉक का एक कंबाइंड इंडेक्स है। वैसा ही सेंसेक्स क्या है? 30 स्टॉक का कंबाइंड इंडेक्स है। लेकिन इसको फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्यों बोला जाता है वो मैं आपको आगे वाले स्लाइड पे बता रहा हूँ। फ्री फ्लोट मेथोलॉजी इज ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स अंडरलाइंग कंपनी। तो जैसे कि सेंसेक्स में कितने कंपनी है? 30। और निफ्टी में कितने हैं? निफ्टी में 50 कंपनीज का इंडेक्स है। तो इसमें होता क्या है? इक्विटी प्राइस मल्टीप्लाइंग इट बाय द नंबर ऑफ शेयर्स रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट। ये हो जाएगा इसका कैलकुलेटिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ये जो फ्री फ्लोड मेथोलॉजी है इसके मतलब को समझ पा रहे हो कि नहीं। एंड आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, कमेंट सेक्शन में आप लिख दो कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया है। हम अगले वीडियो में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको बता देंगे। बट जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड था उतना तो मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिया है। विद दिस लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, या इनको आप MIIS के नाम से भी जानते हो। स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपोजिटरीज, स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग हाउस। ठीक है, तो ये है सब ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे पूछा क्या है? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे पहला है, इसमें है सेबी एंड आरबीआई, इसमें है सेबी। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि ये रेगुलेटर्स है। ठीक है, अब कॉमन देखो, स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपोजिटरीज, स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग हाउस, स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग हाउस। स्टॉक एक्सचेंज सब पे है तो इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज तो होगा ही होगा। इसके बाद क्लियरिंग हाउस और डिपोजिटरीज। तो अभी आप एक चीज़ समझो, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? मतलब आप ये जो स्टॉक बाई करते हो या सेल करते हो इसके बीच में कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे के सारे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज भी है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ही आप अपना जो जहाँ से परचेस एंड सेल होता है, जहाँ पे लिस्टेड होता है, तो ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज तो है ही। उसके बाद क्लियरिंग हाउस, क्योंकि आप जब अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से बाई या सेल करते हो तो वो पास कहाँ से होता है? वो क्लियरिंग हाउस के थ्रू पास होता है, राइट। सेटलमेंट जिसको बोलते हैं हम, T+1 या T+4 का जो भी सेटलमेंट होता है वो कौन करके देता है आपको? क्लियरिंग हाउस। तो ऑब्वियस सी बात है क्लियरिंग हाउस तो होगा ही बीच में, मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर वो। इसके बाद हम डिपॉजिटरीज को समझते हैं। डिपॉजिटरीज मतलब जो CSDL एंड NSDL के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो। अगर आप बाई कर रहे हो तो वो सेटलमेंट के बाद आपके अकाउंट में वो आ जाता है, अगर आप सेल कर रहे हो तो आपके अकाउंट से वो चला जाता है। तो इसका मतलब डिपॉजिटरीज का भी रोल है। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जो है ये स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस एंड डिपॉजिटरीज, इन तीनों को, तीनों ही मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है। तो अब सवाल ये आता है कि ये टर्म कहाँ से आया? तो ये टर्म किसने दिया है? ये आप जिनको फोटो में देख पा रहे हो, बिमल जलान सर, जो कि आरबीआई के डिप्टी आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, राइट। तो इन्होंने क्या बोला था? ए पैनल सेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर बिमल जलान टू एग्जामिन इशू अराइजिंग फ्रॉम द ओनरशिप एंड गवर्नेंस ऑफ MIIs इन इट्स 2010 रिपोर्ट। 2010 के उन्होंने रिपोर्ट में ये चीज़ उन्होंने बताया था, जो कि मैं पिछले वाले स्लाइड में आपको
बता चुका हूँ, राइट। एक ट्रेड एग्जीक्यूट होने में जो फंडामेंटल फैसिलिटीज, सिस्टम्स, जो भी लोग इन्वॉल्व है, वो सारे के सारे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, राइट। चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस इन द फ्यूचर इज कॉल्ड, ठीक है। इसमें से क्या, आप वीडियो पॉज करो एंड ट्राई टू आंसर। तो चलो मैं अभी आपको आंसर बताऊंगा। इसका जो आंसर है ये होगा हेजिंग, ठीक है। देखो, नन ऑफ द अबव को हम छोड़ देते हैं। टर्म इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस है, मतलब टर्म इंश्योरेंस उस तरीके के इंश्योरेंस को कहा जाता है, लेट्स से किसी लाइफ को सिक्योर करना है तो वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इंश्योरेंस वो पर्सन लेंगे एंड इन रिटर्न उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इफ़ देर इज सडन डेथ और समथिंग लॉस ऑफ लाइफ, तो ही वो पैसा उनके नॉमिनी को मिलेगा। दैट इज टर्म इंश्योरेंस। स्पेकुलेशन की मतलब बिना जाने ट्रेड करना, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना, मार्केट की दिशा, हवा में बातें करना, ये सारा स्पेकुलेशन है। हमको ऐसा लगा कि SBI का प्राइस बढ़ेगा, हमने पैसा लगा दिया, सो दैट्स स्पेकुलेशन ट्रेड, जो इंडिया में बहुत होता है। आर्बिट्रेज का मतलब क्या है, दो मार्केट में, मार्केट A एंड मार्केट B पे, एक मार्केट पे बाई करना, एक मार्केट पे सेल करना, ताकि ये जो माइन्यूट सा डिफरेंस पैदा हो, उस डिफरेंस में प्रॉफिट कमाया जा सके। दैट इज आर्बिट्रेज। मतलब दो मार्केट पे अलग अलग ट्रेड प्लेस करना, जो भी डिफरेंस होगा उस डिफरेंस में इसको जो प्रॉफिट होता है वो आर्बिट्रेज बोला जाता है, राइट। उसके बाद हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस। मान के चलो आज आपके पास 100 रुपये है, आपको बैंक में रखना है, लेकिन आपको डर है अगले साल इन्फ्लेशन की वजह से आपको ये नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके देगा। आप क्या करते हो, मतलब आप इसका क्या करें, गोल्ड खरीद लेते हो। पूरे 100 रुपये का नहीं, कुछ पैसा आप बैंक में रखते हो, कुछ का आप गोल्ड खरीदते हो। तो एक्चुअली आपने यहाँ पे जो लॉस होगा ना, उस लॉस को ये गोल्ड के जो इन्फ्लेशन की वजह से गोल्ड का प्राइस जो बढ़ेगा, वहाँ से आप कवर कर रहे हो। सो यू आर हेजिंग योर रिस्क, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिखो। एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एब्रीविएशन ऑफ GST स्टैंड्स फॉर। देखो, आपको लगेगा कि सर ये कैसा सवाल है। देखो, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का नेचर इसी प्रकार है कि अगर आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें से 3 टफ रहेगा तो 2 बहुत ईजी रहेगा। सो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कोई ईजी सवाल देख के कि ये कैसा सवाल है। इट इज़ द नेचर ऑफ एग्ज़ाम। इस वीडियो सीरीज से मैं आपको वो एग्ज़ाम वाली फीलिंग दिलाना चाहता हूँ। दैट्स वाई वन ऑफ द ईजी क्वेश्चन। तो आई होप इसका आंसर आपको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन क्या आपको ये पता है GST इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब मान के चलो कोई एक प्रोडक्ट महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो कंज्यूम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो जो SGST है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को मिलेगा, ना कि महाराष्ट्र को। लेकिन वैट के केस में ये उल्टा था, राइट। तो अब क्या हो गया है, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इस पे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो अगेन आप कमेंट सेक्शन पे लिखो। बढ़ते हैं आखिरी सवाल पे। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरटेक फॉर्टिफाइंग सर्विसेज। NABARD क्या है, NABARD इज सुपरवाइजर फॉर रूरल डेवलपमेंट, रूरल रीफाइनेंसिंग, तो NABARD तो नहीं है। RBI इज रेगुलेटर, नहीं है। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक है, ये हाउसिंग सेक्टर के लिए काम करता है, ये भी नहीं है। SIDBI MSME सेक्टर के लिए काम करता है, तो ये भी नहीं है। बच कौन गया, EXIM। अगर आपको पता नहीं भी है राइट आंसर तो आप ऐसे गेस करके भी दे सकते हो, राइट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो EXIM जो है ये काम करती हैं, जहाँ पे EXIM क्या करती हैं, फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल्स को डिस्काउंट में उसको कैश करके देती हैं, राइट। सो विद दिस we are done for the day. Let's meet tomorrow once again with the same series. Till then, unfold your potential and all the best. Thank you for watching the video till the end. But अगर आप IFSC की तैयारी कर रहे हो, the course is at discount. If you have any doubts, you can call in this number. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.